हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पैशन फॉर फिजिक्स में। ओके, तो देखो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 2 यानी चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 पे हमारा फर्स्ट लेक्चर है ये करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, देखो बच्चों फर्स्ट चैप्टर में और सेकंड चैप्टर में यानी कि जो फर्स्ट यूनिट में है उसमें हमने बात की थी चार्ज एट रेस्ट। वहां पे जो हमारा चार्ज था ना वो चार्ज किस पे था? रेस्ट पे था, चार्ज एट रेस्ट। लेकिन डेली लाइफ में जब जो प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं उसमें ऐसा नहीं है कि चार्ज हमेशा रेस्ट पे ही रहे। उसमें हम क्या देखते हैं कि चार्ज मोशन में है। ठीक है, डेली लाइफ में जब हम ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को समझना स्टार्ट करते हैं तो हम ये पाते हैं कि हमेशा चार्ज रेस्ट पे नहीं रहता बल्कि चार्ज मोशन में भी होता है। तो देखो जब हमने चार्ज एट रेस्ट की बात की थी तो इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या थी? ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो डील करती है किसके साथ? विच डील विद द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। लेकिन आज जो हम स्टडी करेंगे वहां हमारा चार्ज रेस्ट पे नहीं है बल्कि किस में है? मोशन में है। दूसरा केस क्या है? चार्ज इन मोशन। ठीक है, फर्स्ट केस था जब चार्ज रेस्ट पे था, सेकंड केस है जब चार्ज मोशन में है। तो देखो चार्ज मोशन में दो टाइप से हो सकता है। पहला विदाउट एसिलेशन, एक केस हो सकता है कि कोई एसिलेशन ना हो, विदाउट एसिलेशन और विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। एक केस तो है ये। और दूसरा केस क्या है? दूसरा केस ये है कि वो एसिलेशन के साथ हो, दैट इज विद एसिलरेशन। विद एसिलेशन और वेरिंग वेलोसिटी, जब आपकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही है। ये दो सिचुएशंस आपके पास आती हैं। देखो जो पहली सिचुएशन आपके पास है जब वो विदाउट एसिलरेशन है यानी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, तो वो ब्रांच जिसमें हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जब वो मूव कर रहा है वो कौन सी है? वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ आई? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा है बल्कि एक एसिलरेशन एसोसिएटेड है इलेक्ट्रॉन की मोशन में, वो जो ब्रांच आपके पास है जिसमें हम इस तरह की स्टडी करते हैं कि जब आपका इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म और ईएमटी भी आती है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दो वर्ड है इसके अंदर, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड जो हम पढ़ेंगे कब? 3rd और 4th यूनिट में। मैग्नेटिक फील्ड पिक्चर में सिर्फ तभी आएगा जब चार्ज एसिलेटेड है। जब तक चार्ज एसिलेटेड नहीं है, चाहे वो रेस्ट पे है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तब तक हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में नहीं आएंगे। बल्कि चार्ज जब रेस्ट पे है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो वो करंट वेलोसिटी है। तो इस यूनिट में हम बात करेंगे जब हमारा चार्ज मूव कर रहा है किसके साथ? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। करें स्टार्ट? चलिए जी करते हैं स्टार्ट। पहला आर्टिकल जो इस यूनिट में हमारे पास है वो है क्या है? करंट। देखो करंट होता क्या है? छोटी क्लासेस में पढ़ के आए हैं हम, हमने 10th क्लास में पढ़ा था। करंट क्या है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही पढ़ा था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, यही था जी करंट, बिल्कुल यही था। यानी I इक्वल टू Q अपॉन T, यही था कि Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है T टाइम में। लेट अस कंसीडर, हमने क्या किया? कंसीडर किया हमने यहाँ पे, ये हमारा एक कंडक्टर है। ओके, ये हमारा एक कंडक्टर है जी, और इस कंडक्टर के अंदर से Q चार्ज जो है वो फ्लो कर रहा है। Q चार्ज है, Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है किसमें? T टाइम में। तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे कि जो करंट है इस कंडक्टर के अंदर वो कितना है? Q अपॉन T है, पहला केस। दूसरा, अगर मुझे किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे निकालना हो, इंस्टेंट पे बाद में आऊंगा, पहले बताता हूं एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे होगा? अब क्या है, ये जो कंडक्टर आपके पास है वो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऐसे ही क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना है। मैंने क्या किया? एक ऐसा क्रॉस सेक्शन उठाया, इस क्रॉस सेक्शन में लेटर से डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है कितने टाइम में? डेल्टा T टाइम में। ठीक है, ये जो आपके पास एक क्रॉस सेक्शन है, ऐसे बहुत सारे क्रॉस सेक्शन से मिलकर बना हुआ है ये पूरा का पूरा कंडक्टर। तो मुझे अगर एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? मुझे ये एक के निकाल लूंगा, उसके बाद पूरे के पूरे का हमें पता चल जाएगा। मतलब अगर मुझे एवरेज निकालना हो, एक की ये है और इतनी ही वैल्यू सबकी है। बात समझ आई? तो जो एवरेज वैल्यू आपके पास होगी करंट की, दैट इज I एवरेज, वो किसके इक्वल होगी? डेल्टा Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है इन दिस टाइम इंटरवल। वो टाइम इंटरवल कितना है? डेल्टा T। तो ये हमें बात देगा किसकी? एवरेज की। एवरेज
किसकी? एवरेज करंट। देखो जब हमने 11th क्लास में काइनेमेटिक्स पढ़ी थी तो उसमें हमने एवरेज, इंस्टेंटेनियस, वेलोसिटी, एसिलेशन ये पढ़े थे। सिमिलरली आज हम यहां पे करंट की बात कर रहे हैं। अब देखो जो लास्ट आपके पास बचा है वो है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है? एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। बात समझ आई? जैसे कि मैं अब इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे देख रहा हूं कि कितना चार्ज इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है, वो वैल्यू देगा हमें किसकी? वो हमें वैल्यू देगा इंस्टेंटेनियस की। तो इंस्टेंटेनियस की वैल्यू निकालनी हो तो क्या है? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। इसका मतलब है कि जो ये टाइम पीरियड हमने लिया है उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल है। कितनी स्मॉल है? दैट इज नियरली लिमिटेड टुवर्ड्स 0, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आपके पास है किसकी? इंस्टेंटेनियस करंट की। इसको लिख सकते हैं डी क्यू अपॉन डी टी। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपके पास प्रेजेंट कर रहा है। देखो समझाने के लिए बताया मैंने, कभी कोई सोचे कि सर आपने बैटरी तो लगाई नहीं, करंट कैसे फ्लो कर रहे हैं। ये मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए बताया है कि जो करंट आपके पास है 3 डिफरेंट वैल्यू कैसे होती है करंट की। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो करंट है अब उसकी यूनिट क्या होगी। करंट की अगर मैं यूनिट की बात करूं तो क्या होनी चाहिए? चार्ज किस में मेजर करते हैं? कूलम में। टाइम किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। इट मींस दैट कूलम पर सेकंड है इसकी यूनिट, और कूलम पर सेकंड को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। कैपिटल ए से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से 1 एम्पियर की डेफिनेशन भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 एम्पियर यानी इसकी डेफिनेशन हम यहां से निकाल सकते हैं। क्या होगा? करंट थ्रू ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 एम्पियर। कब? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। जब 1 सेकेंड में 1 कूलम चार्ज फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से, तब हम कहेंगे कि जो करंट फ्लो कर रहा है उस कंडक्टर में वो कितना है? 1 एम्पियर है। बात समझ आई? चलो अच्छा, अब एक चीज और हमारे पास है कि जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। देखो हमारी जो बुकें हैं, हमारा जो ये लेवल है, इसमें हम स्केलर बोलते हैं। इसको स्केलर क्यों बोलते हैं? देखो क्वेश्चन अब ये उठता है कि सर देखो हमने कहा है कि कोई भी ऐसी क्वांटिटी, अभी जब छोटी क्लासेज में हमने ये पढ़ा है, 9th में 10th में छोटी क्लासेज में हम ये पढ़ के आए हैं कि कोई भी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वो वेक्टर क्वांटिटी होती है जी। अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा है ना, यही डेफिनेशन पढ़ी है हमने किसकी? वेक्टर की। तो अब आप ये कहोगे कि सर करंट की तो डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। डायरेक्शन क्या होती है करंट की? अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेट अस से ये पॉजिटिव आपके पास है, तो जो इलेक्ट्रॉन आपके पास है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव, इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो जो डायरेक्शन है करंट की वो ये वाली होगी। ये डायरेक्शन है जी करंट की, दैट इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि सर इसमें डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो इसका मतलब है कि वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। बट मेरे बच्चों ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो उस लेवल पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात की थी, लेकिन जब आपने 11th क्लास में पढ़ा था काइनेमेटिक्स में वेक्टर, वहां हमने क्या पढ़ा था? देखो वेक्टर का कंसेप्ट लेके आता हूं मैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें आपके पास यानी एक वायर लेके चल रहा हूं मैं, यहाँ एक वायर है और इस वायर में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। यहाँ आपके पास कोई दूसरी वायर है और इस वायर में लेटस से 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। ठीक है, तो जो नेट करंट आपके पास जा रहा है वो टोटल 15 एम्पियर है। वो डिपेंड नहीं किया इस एंगल पे कि ये एंगल कितना है। लेटस से ये 30 डिग्री का एंगल है, तो इस एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा। कैसे? अगर मैं अब इस दूसरी वाली वायर को, इस सेकंड जो वायर आपके पास है, इस सेकंड वायर को अगर मैं यहाँ से उठा करके और यहाँ पे लगा दूं कि सेकंड वायर यहाँ है और इसमें अभी भी 10 एम्पियर का करंट आ रहा है, यानी इन दोनों के बीच का एंगल अब 90 डिग्री है, तब भी जो नेट करंट आपके पास जाएगा वो कितना होगा? 15 एम्पियर ही होगा। इट मीन्स दैट इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन टू वायर। क्या है? इट डज नॉट डिपेंड यानी जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट ऑफ करंट डज नॉट डिपेंड ऑन एंगल बिटवीन टू वायर्स। दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, तो दो वायर के बीच में कितना एंगल आपके पास बन रहा है उस पर डिपेंड नहीं करता है। इसलिए हमारे पास क्या है? ये स्केलर है ना कि वेक्टर। इट मीन्स दैट इट डज नॉट फॉलो, यानी कि जो करंट है वो फॉलो नहीं करता। इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता। ठीक है,
क्योंकि अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो क्या होना चाहिए था, ये रिजल्टेंट, जो रिजल्टेंट करंट आपके पास है किसके होना चाहिए था, रूट ऑफ इसका स्क्वायर दैट इज 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 कोस ऑफ 30 डिग्री, ये होना चाहिए था अगर ये किसको फॉलो करता है, अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता है। यानी अगर ये वेक्टर होता तो रिजल्टेंट ये होना चाहिए था इस वायर के लॉन्ग, बट आया तो क्या है, सीधा मैथमेटिकली इसको हमने ऐड कर दिया 10 + 5 = 15, यानी एंगल पे डिपेंड नहीं किया है। अच्छा, इसी चीज को थोड़ा सा और समझा देता हूं। देखो, एक तो तरीका हो गया ये यहां से समझने का कि ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, देखो दूसरा एक तरीका और बता देता हूं। आपके पास सपोज यहां से कोई 2 वायर आपके पास है, इस वायर में कोई करंट आपके पास, रुको एक बार इसको थोड़ा सा और बताता हूं। ये एक सिंगल वायर है आपके पास, लेट अस से ये एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में करंट आया I0, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 2 सब पार्ट यहां लगाए, ये 2 कंडक्टर हैं छोटे छोटे, लेट अस से दिस वन इज A, दिस वन इज B, दिस वन इज C, दिस वन इज D। तो BC के अलोंग जो करंट गया लेट अस से वो I1 है और जो BD के अलोंग जो करंट गया वो I0 है। अब क्या करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने पढ़ा था कि टोटल चार्ज जो आपके पास है वो कंजर्व रहेगा। इट मींस दैट टोटल आपके पास जो इस कंडक्टर में आया था I0 के अंदर, वो क्या होगा, जितना ये बाहर गया है इन दोनों के सम के इक्वल हो गए, 2 ब्रांचेज के। इट मींस दैट I0 मस्ट बी इक्वल टू I1 + I2। ये तो था पहला केस। बट अब अगर हम क्या करें, ये मेरे पास वायर थी AB और इसमें जो करंट आया है वो I0 आया है। अब मैं क्या करूं, इन वायर को अगर मैं मोड़ दूं, बैंड कर दूं, लेट अस से फर्स्ट वायर हमने BC को बैंड कर दिया, सिमिलरली जो आपके पास BD है उसको भी मैंने बैंड कर दिया। अब इसमें करंट अभी भी I1 ही जा रहा है और इसमें जो करंट जा रहा है वो I2 ही जा रहा है, और जो नेट करंट होगा अभी भी इस केस में वो किसके इक्वल होगा, I1 + I2 के इक्वल ही रहेगा। मतलब कि कैसे बैंड किया है, कितने एंगल पे बैंड किया है, तब भी जो वैल्यू है वो करंट की चेंज नहीं हो रही है, वो सेम ही है। इट मीन्स दैट जो करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर। अच्छा, एक बात और समझ लो कि जो स्केलर क्वांटिटी हम बोलते हैं करंट को, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये देखो किसको, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ आपके लेवल पे है, 12th लेवल तक। 12th के बाद अगर आप बीटेक कर रहे हो, और हम चाहेंगे कि आप में से मोस्टली बीटेक ही करें, IIT क्रैक करें और बीटेक करें, तो वहां पे हम जो है दोबारा नहीं पढ़ेंगे कुछ ऐसी चीज। मतलब टेंसर एक क्वांटिटी होती है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करती है। वो क्या होती है, वो टेंसर होती है। और टेंसर को आप बीटेक में नहीं पढ़ेंगे, बीएससी फाइनल, अगर कुछ बच्चे बीएससी करेंगे तो बीएससी फाइनल मैथमेटिक्स में थोड़ा सा पोर्शन आएगा, लेकिन इसको आप डिटेलिंग में पढ़ेंगे एमएससी फाइनल ईयर में, जब आप पढ़ेंगे ईएमटी, ठीक है, तब आपके पास ये टेंसर का कंसेप्ट आएगा। तो ना तो ये स्केलर है ना ये वेक्टर है, बल्कि क्या है, टेंसर है, ठीक है। बेसिकली क्या है, टेंसर है, लेकिन ये अपने कंसेप्ट में नहीं है। तो हम यहां पे हमारे लेवल पे जो समझेंगे वो करंट क्या है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। करो नोट फटाफट। कर लिया नोट। देखो, अब जो नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करेंगे वो बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस चैप्टर में से जो प्रोबेबिलिटी है आने की, मोबिलिटी या ड्रिफ्ट वेलोसिटी में से आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है बोर्ड्स में। देखो, इस चैप्टर का एक और बेनिफिट है। वो बेनिफिट क्या है, जो टॉपिक्स हैं वो कुछ गिने चुने हैं इसके अंदर, और IITs में जब आप बात करोगे, जब आप IIT मेंस में बैठोगे, यानी जेईई मेंस के पेपर में जब आप बैठते हैं, और सिमिलरली जब आप CBSE के बोर्ड के पेपर में बैठोगे, तो वहां पे आपके पास गिने चुने, यानी आपको पता पहले ही पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर आना है, ठीक है। यानी कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनेगा। तो बोर्ड्स के लिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी में से क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। जैसे अभी इस साल 2020 में जो बोर्ड का पेपर हुआ है उसमें मोबिलिटी आया हुआ था, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। अभी हम बात करेंगे इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझते हैं ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है क्या। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो कंडक्टर है उस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कैसे करता है, ठीक है। ये समझना पड़ेगा कि भाई कंडक्टर में करंट फ्लो कैसे करता है। लेट अस कंसीडर हम एक कंडक्टर, हमने यहाँ पे एक कंडक्टर लिया, ये मेरे पास सपोज एक कंडक्टर है। अब देखो भाई, कंडक्टर जो है किससे, एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो लार्ज, लेट अस से लार्ज नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है ये कंडक्टर। इसमें काफी सारे एटम हैं। सपोज एक एटम यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये एक एटम है। अब क्या हुआ, ये कंडक्टर हमने रख दिया। अब क्या होगा, सपोज रूम टेम्परेचर पे ही लगा लो,
तो सपोज यहां पे 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस कंडक्टर के अंदर, ठीक है। 27 डिग्री सेल्सियस मींस 300 केल्विन, ठीक है। तो ये सफिशिएंट है किसके लिए, इस एटम के अंदर कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम बोलते हैं, जिन्हें अगर हम थोड़ी सी भी एनर्जी प्रोवाइड करवाएं तो वो क्या हो जाएगा, एमिट हो जाता है, किससे, एटम से। तो क्या होगा, 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे जब मैंने इसको रखा है तो लार्ज नंबर ऑफ एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। अब इस एटम में से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन एमिट हो गया, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन था वो बाहर आ गया। तो अब क्या चीज बनी, दो चीजें बनी हमारे पास, एक तो बना पॉजिटिव आयन और दूसरा बना ये फ्री इलेक्ट्रॉन। ये दो चीजें हमारी बन करके आ गई, किससे, इस एटम से। इट मींस दैट अब इस कंडक्टर के अंदर क्या है, पॉजिटिव आयंस हैं, और इन पॉजिटिव आयंस बेसिकली क्या बोलो इनको मैं, हैवी पॉजिटिव आयंस, काफी हैवी होते हैं, जिन्हें बोलते हैं हम कर्नल्स। और दूसरे आपके पास हैं बिल्कुल हल्के, यानी मोबाइल, मोबाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं, मोबाइल पार्टिकल्स, जो कि हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं रिप्रेजेंट करता हूं कुछ इलेक्ट्रॉन्स को। यहां पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और लेटस से हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहां है, ये मेरा इलेक्ट्रॉन है। लेटस से सेकंड इलेक्ट्रॉन ये है, थर्ड इलेक्ट्रॉन ये है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ये है, लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहां पे। अब क्या होगा, इस रूम टेम्परेचर पे जैसे ही एनर्जी मिल रही है, इसका मतलब जो एनर्जी मिल रही है वो कौन सी एनर्जी है, थर्मल एनर्जी। टेम्परेचर की वजह से एनर्जी आई है, तो इसलिए जो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड है दैट इज थर्मल एनर्जी। अब क्या होगा, इस थर्मल एनर्जी की वजह से जो ये पॉजिटिव आयन है, लेट अस से यहां पे मैं पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये बड़े वाले, चलो रेड मार्कर का यूज करते हैं, थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ये जो है, ये है हमारे पॉजिटिव आयन, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस हैं यहाँ पे, रैंडमली हैं ये भी। अब क्या करते हैं, ये जो पॉजिटिव आयंस हैं वो सिर्फ मूव कर रहे हैं। कैसे मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव आयन मूव कर रहे हैं, नहीं मतलब एक्चुअली मूव नहीं कर रहे, ये क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपनी मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे हैं। सपोज इसकी मीन पोजीशन हो गई तो ऊपर इस डायरेक्शन में जा सकता है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, हल्का हल्का मीन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहता है, वाइब्रेट करता रहता है। लेटिस वाइब्रेशन बोलते हैं जिसको हम, आप सॉलिड स्टेट फिजिक्स में पढ़ेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर में, केमिस्ट्री में भी आप पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो क्या करता रहता है, अपनी जो मीन पोजीशन है उसके अबाउट वाइब्रेट करता रहता है। कौन, ये पॉजिटिव आयन, भाग नहीं सकता, दौड़ नहीं सकता, क्यों, हैवी है इसीलिए। लेकिन जो ये इलेक्ट्रॉन है वो तो बेचारा हल्का फुल्का सा है। इट मींस दैट इट कैन मूव रैंडमली, रैंडम डायरेक्शन में मूव करेगा। सपोज मेरा ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये भाग गया जी, रैंडमली है, इस डायरेक्शन में भाग रहा है। सपोज ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है लेटस से वो हमारा यहाँ इस डायरेक्शन में भाग रहा है, और ये वाला जो आपके पास है लेटस से वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है। मैं सिर्फ यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन ही दिखा रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, बेसिकली तो ये होता है कि ये एक इलेक्ट्रॉन था हमारा, और ये क्या कर रहा है, रैंडमली कहीं से भी कैसे भी मूव कर सकता है, ठीक है, भागता रहता है, बड़ा भागता है ये। अभी तक जो मैं ये दिखा रहा हूं, मैं वो केस दिखा रहा हूं जब एक कंडक्टर को हमने रूम टेम्परेचर पे रखा है। अब देखो, रैंडमली ओरिएंटेड है, रैंडमली ओरिएंटेड है तो इसका मतलब क्या है कि कोई नेट डायरेक्शन नहीं है इसके फ्लो की। लेट अस से ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, और इसके साथ जो वेलोसिटी है इसकी वो लेट अस से u1 है, ठीक है। ये u1 क्या है, इट इज द वेलोसिटी, और थर्मल वेलोसिटी बोलूंगा मैं इसको। थर्मल वेलोसिटी क्यों, क्योंकि ये वेलोसिटी किसकी वजह से आई है, किसकी वजह से आई है, थर्मल एनर्जी की वजह से आई है। थर्मल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सेकंड के लिए u2 अप टू n है सपोज यहां पे, तो un आपके पास होगी nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, यानी थर्मल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। अब देखो, ये सारे रैंडमली ओरिएंटेड हैं, किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं है। तो इट मींस दैट अगर मैं सिर्फ एक सिंगल इलेक्ट्रॉन की देखूं तो उसके साथ कोई ना कोई वेलोसिटी एसोसिएटेड है, और ये बहुत तेजी से भाग रहा है। ये जो स्पीड है, थर्मल स्पीड, मैं अगर इसको बोलूं थर्मल स्पीड, तो अगर मैं थर्मल स्पीड निकालूं इन सभी इलेक्ट्रॉन की कंबाइन, किसके अंदर, एक कंडक्टर के अंदर, इट मींस दैट एवरेज थर्मल स्पीड, एवरेज थर्मल स्पीड ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन इनसाइड ए कंडक्टर, वो किस ऑर्डर की होती है, दैट इज ऑफ ऑर्डर ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इट इज अ वेरी हाई वैल्यू, बहुत हाई वैल्यू है। इट मींस दैट whenever an electron is get free from the atom, इस एटम से जैसे ही वो फ्री हुआ due to thermal energy, it starts moving with a high speed
एंड दैट हाई स्पीड इज 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ये बात याद रखना, यहां मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, लेकिन वेलोसिटी मतलब अब उसके साथ डायरेक्शन एसोसिएटेड हो गई है। और हमने यहां क्या देखा है, हमने देखा है कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं जा रहा है बल्कि रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर सबका कलेक्टिवली मैं देखूंगा तो क्या इफेक्ट आता है, 0। इट मींस दैट एवरेज, यू एवरेज, इट इज द एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इनसाइड द कंडक्टर। वो किसके इक्वल है, u1 प्लस u2 प्लस अप टू लेट अस से un। n आपके पास इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई n इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सा केस है, ये हमारा वो केस है जिसमें क्या है, जिसमें क्या है, अभी तक हमने कोई बैटरी नहीं लगाई है, सिर्फ रूम पे हमने रूम टेम्परेचर पे एक क्या रखा है, कंडक्टर रखा है। तो उसमें जो आपके पास वेलोसिटी निकल, इसको नोट कर लो साथ के साथ, तो उसमें जो हमारी वेलोसिटी निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है, 0 आ रही है। अच्छा, अब देखो करेंगे क्या, यहां तक का तो हो गया जी। अब क्या हुआ, अब यहां उठा करके हमने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। लेट अस से मैंने यहां पे एक बैटरी लगा दी, ठीक है, ये बैटरी आ गई। अब देखो इस बैटरी की वजह से क्या होगा, मैं यहां पे इन होल्स को नहीं दिखा रहा हूं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन के कंसेप्ट को समझते हैं पहले, फिर देखेंगे कि हुआ क्या है। ठीक है, क्लैरिटी मिलेगी। चलो देखो पिक्चर देखते हैं, बड़े क्लियर होगी यहां से। यहां मैंने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस यानी V वोल्टेज मैंने यहां से दी है। डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी करंट की, दैट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। और जो इलेक्ट्रॉन आपके पास से मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है, करंट अगर ये डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। देखो एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग और लेके आता हूं। लेट अस से ये मेरे पास क्या हो गया, इस पोटेंशियल यानी ये जो बैटरी मैंने लगाई है V, इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। वो हमने कहां पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 में क्या पढ़ा था वहां पे, E इक्वल टू V अपॉन L। लेट अस से L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, इस कंडक्टर की लेंथ L है। तो जैसे मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया इसके एंड के अक्रॉस, तो क्या होगा, यहाँ पे फील्ड जनरेट होगा। और डायरेक्शन क्या होगी फील्ड की, दैट विल बी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव। ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की। पहली बात समझ आई, ठीक है, बात समझ आ रही है ना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। अच्छा अब देखो क्या करना है, फर्स्ट चैप्टर में हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन प्लेस कर दूं यहां पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेट अस से ये एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा क्या था आपके पास, F इक्वल टू QE। ये बात थी कि जैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को, यानी इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और प्रोटॉन भी हो सकता है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, यानी अ चार्ज पार्टिकल विल एक्सपीरियंस अ फोर्स व्हेनेवर इट इज प्लेस्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो हमने क्या कहा, हमने वहां ये देखा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि डायरेक्शन जो आपके पास फोर्स की होगी वो ये वाली होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इट मींस दैट जो फोर्स लगेगा इनके ऊपर वो इस डायरेक्शन में लगेगा। लेट अस से ये फोर्स की डायरेक्शन को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बात समझ आ रही है, ठीक है जी। तो अब देखो इस फोर्स की वजह से क्या हुआ, इस फोर्स की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचना चाहिए था, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो वो यहां ना पहुंच करके, ये जो टिप थी आपके पास, ये टिप थी आपके पास यहां, अब वो यहां ना पहुंच करके बल्कि स्लाइटली इस साइड में आ जाएगा। लेट अस से वो यहां आ गया। बात समझ आई, ठीक है। एक चीज, क्योंकि डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है ना फोर्स की, तो पहुंचना चाहिए था यहां, बल्कि यहां ना पहुंच के अब यहां पहुंचेगा। सिमिलरली ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंचना चाहिए था, थर्मल एनर्जी की वजह से, यानी जो थर्मल वेलोसिटी थी, थर्मल स्पीड आई थी, उसकी वजह से ये यहां होना चाहिए था। बट इलेक्ट्रिक फील्ड आते ही क्या होगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, तो वो यहां ना होकर के कहीं यहां आएगा। बात समझ आई, ठीक है जी। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन यहां था, अब इस फील्ड की वजह से यहां ना होकर के क्या होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, स्लाइटली यहां होगा। सिमिलरली जो ये यहां होना चाहिए था वो यहां ना होकर के कहां होगा, बल्कि इस डायरेक्शन में होगा, स्लाइटली डिस्प्लेस होगा यहां से, लेट अस से यहां है। बात समझ आई। जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन होनी चाहिए थी, जहां ये पहुंचना चाहिए था, थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल वेलोसिटी की वजह से,
थर्मल स्पीड की वजह से वो वहां नहीं पहुंच रहा है, बल्कि स्लाइटली डिस्प्लेस हो रहा है इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी लेट अस से अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो क्या हो रहा है, स्लाइटली ए पॉइंट की तरफ आ रहा है। किसकी वजह से? इस बैटरी को लगाने की वजह से जो फील्ड आया था उसकी वजह से। ये बात समझ आई? तो ये जो ड्रिफ्ट आया है, लेकिन एक बात अगर आप यहां क्लियरली देखोगे ना, तो देखो एक चीज तो यहां से क्लियर हो रही है, अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है वो सारे एक सिंगल डायरेक्शन में असाइन नहीं है, अभी भी रैंडमली ओरिएंटेड है। ये वेलोसिटी अभी भी इनकी रैंडम है, बट देयर इज एन एफिनिटी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। एफिशिएंसी इस साइड में है, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस साइड में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो वेलोसिटी पहले इनके साथ एसोसिएटेड थी, यानी थर्मल वेलोसिटी, उसके साथ एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी और ऐड हो गई है। देखने में यहां ये लग रहा है अभी देखो, और वो जो एक्स्ट्रा वेलोसिटी एसोसिएटेड हुई है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्योंकि पहुंचना यहां चाहिए था, तो यहां से यहां तक डिस्प्लेस हुआ, वो ड्रिफ्ट हुआ है जो बेसिकली। तो जिस वेलोसिटी के साथ वो ड्रिफ्ट हुआ है उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। ये बात क्लियर हुई? अच्छा जी, अब देखो हमने क्या कहा, हमने कहा कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स लेटर से F है। चार्ज हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर E है, ठीक है, चार्ज E है, तो जो फोर्स लगेगा F इक्वल टू QE, ये लगना चाहिए। बात समझ आई? लेकिन फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन के इक्वल होता है। तो यहां से अगर मैं एक्सीलरेशन की वैल्यू निकालूं, A इक्वल टू किसके इक्वल होगा? E डिवाइड बाय m, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये मैंने क्या निकाल लिया, इस एक्सीलरेशन के साथ ये जो इलेक्ट्रॉन है वो डिस्प्लेस हो रहा है किसकी साइड में? ए पॉइंट की साइड में, यानी इन डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस एक्सीलरेशन के साथ वो क्या हो रहा है? ड्रिफ्ट हो रहा है, ऐसा लग रहा है अभी। देखो एक बार, अच्छा ये तो बात थी मैग्नीट्यूड की, लेकिन अगर आप देखोगे तो देखो क्या हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में रहा है। मतलब कि एक्सीलरेशन जो हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, वो किस डायरेक्शन में है? अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस ए मस्ट बी इक्वल टू माइनस ई, ये वेक्टर फॉर्म है, डिवाइड बाय एम। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं तो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए इज नेगेटिव साइन, लिख लो इसको, रिप्रेजेंट्स दैट डायरेक्शन ऑफ ए इज इन अपोजिट, डायरेक्शन ऑफ ए इज अपोजिट टू दैट ऑफ ई। ई से अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास एक्सेलरेट होगा, ठीक है। अब देखो समझते हैं इस बात को। अब यहां से एक क्वेश्चन उठा इस चैप्टर के स्टार्टिंग में, यानी इस लेक्चर की स्टार्टिंग में जब मैं बात कर रहा था, तो मैंने ये कहा था कि वो ब्रांच जिसमें एक्सीलरेशन होगा चार्ज पार्टिकल का, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, और जिसमें चार्ज मूव करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी है। पर आप कहोगे कि सर यहां तो एक्सीलरेशन आ गया, इसका मतलब ये तो करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए। यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी नहीं होनी चाहिए, बट ये एक्सीलरेशन हमें सिर्फ दिख रहा है कि वो एक्सीलरेट हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। अब चेक करेंगे कि क्या एक्चुअली ऐसा हुआ है, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है टाइम के साथ। देखो क्या हुआ, रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सपोज करो कि हमारा एक इलेक्ट्रॉन यहां था, ठीक है, और इस इलेक्ट्रॉन ने यहां से भागना स्टार्ट किया। यहां पे हमारे पास आया पहला पॉजिटिव आयन, होल के साथ टकराया, ये कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद भागा यहां से। लेटस से यहां पे हमारे पास एक दूसरा होल है, इसके साथ स्ट्राइक किया, मूव किया, फिर सपोज यहां पे एक थर्ड, इसके साथ स्ट्राइक किया। लेटस से दिस वन इज फोर्थ होल, और फाइनली लेटस से हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पहुंचा। देखो समझना इस बात को, हुआ क्या है एक्चुअली वो समझते हैं। इलेक्ट्रॉन था यहां से, अब क्या हुआ, जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या लगा, इसके ऊपर एक फोर्स लगा। फोर्स लगने की वजह से अब इसने भागना स्टार्ट किया, जो हमें दिख रहा है यहां से एक्सीलरेशन है। भागा, ये दौड़ रहा है, दौड़ा, यहां से दौड़ता भागता भागता चला, यहां पे आपके पास आया होल। अब देखो यहां पे होल भी है, इलेक्ट्रॉन भी है, लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस, होल्स यानी कर्नल्स। यहां पे जो मैं होल बोल रहा हूं बेसिकली, सॉरी होल नहीं, ये पॉजिटिव आयन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इसलिए मुझे लगा कि मैं होल की बात कर रहा हूं। ये कर्नल्स हैं यानी पॉजिटिव आयंस हैं, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस भी हैं यहां पे, और लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन, एक पहला इलेक्ट्रॉन मैंने कंसीडर किया,
अब जब ये इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, कोलाइड करेगा, टकराएगा भाई, रास्ते में इतनी सारे रुकावटें हैं। अब वो रुकावटें दे कौन रहा है, पॉजिटिव आयंस भी दे रहे हैं यानी कर्नल्स, और इलेक्ट्रॉन भी दे रहे हैं। सपोज इसने यहां से भागना स्टार्ट किया, थोड़ा सा ही भागा था कि तभी आपके पास क्या आ गया, यहां पे पॉजिटिव आयन आया कर्नल, इसके साथ टकराया, टकराते ही वेलोसिटी 0। फिर थोड़ी सी इसको क्या हुई, एनर्जी मिली, फिर उठा, फिर भागना स्टार्ट किया। जैसे ही भागा, थोड़े से टाइम, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, आप देखोगे कि बहुत कम होती है वेलोसिटी जिसके साथ वो ड्रिफ्ट करता है, आएंगे हम उस पर। तो अब क्या हुआ, जैसे ही भागना स्टार्ट किया फिर से कोलाइड हो गया, फिर उठा, फिर एनर्जी गेन की, फिर भागा, फिर कोलाइड, भागा, फिर कोलाइड, और फाइनली आपके पास डेस्टिनेशन तक पहुंचा जहां इसको पहुंचना चाहिए था, यानी जो इसकी फाइनल पोजीशन है ये वाली। अच्छा, तो मतलब कि जैसे इसके ऊपर फोर्स लग रहा है और इसने भागना स्टार्ट किया ना, उसके बिल्कुल थोड़े से टाइम के बाद ही क्या होता है, किसी ना किसी पार्टिकल के साथ यानी पॉजिटिव आयन के साथ, इलेक्ट्रॉन के साथ वो कोलाइड हो जाते हैं। इसका मतलब उसको वो टाइम ही नहीं मिला जब वो एसिलेट कर पाता, जब वो अपनी वेलोसिटी को बढ़ा पाता, वो टाइम ही नहीं मिला। यहां पर देखने से हमें ये लग रहा है, अगर मैं यहां पे बात करूं कि वो एसिलेट हो रहा है, बट ओवरऑल अगर हम एक्चुअल प्रैक्टिस में देखेंगे तो उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि वो एसिलेट हो। जैसे ही बढ़ाता है तभी स्ट्राइक करा, कोलाइड किया, कोलाइड करते वेलोसिटी 0, फिर उठा, फिर कोलाइड किया, फिर वेलोसिटी 0 एंड सो ऑन। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे कि यहां से लेके यहां तक ड्रिफ्ट करने में इसने क्या किया, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ क्या हुआ है, मूव किया है। तो यहां से मैं एक बात लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, इट सीम्स दैट, ऐसा हमें लग रहा है, इट सीम्स और अपीयर्स, ठीक है, इट सीम्स दैट इलेक्ट्रॉन इज एसिलेटेड एंड इट्स वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विद टाइम, ऐसा लग रहा है हमें, its velocity is increasing with time, but actually it is not the case, but actually it is not the case, because it faces a lots of collisions ड्यूरिंग इट्स मोशन और मूवमेंट, इसकी मूवमेंट के दौरान लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन होते हैं। सो इन एक्चुअल प्रैक्टिस और एक्चुअली भी लिख सकते हैं हम यहां पे, इट ड्रिफ्ट्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट कर रहा है, और ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं वीडी से। ये बात समझ आई? एक्चुअल केस ये हुआ है, वो नहीं हुआ जो हमें दिख रहा था। ठीक है, सही है? ठीक है, करो इसको नोट फटाफट। ठीक है, तो देखो अब दो बातें निकल के आई अभी तक हमारे पास। सो साफ कर दूं, स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर नोट कर लेना इसको। ठीक है, चलो अब देखो, इसमें दो बातें देखी अभी तक हमने। जो पहली बात देखी हमने वो क्या देखा, वो देखा कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमें लग रहा है कि ये एसिलेट हो रहा है, और वो जो एसिलेशन ए है वो किसके इक्वल था, -E डिवाइड बाय m। एक तो आपके पास होगी। ठीक है, लेकिन जब हमने यहाँ पे बैटरी नहीं लगाई थी, ये बैटरी जब तक नहीं लगी थी, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आया था, तो हमने कहा था कि जो U एवरेज है, दैट इज एवरेज थर्मल वेलोसिटी, वो किसके इक्वल थी, U1 प्लस U2 प्लस UN डिवाइड बाय n। वो किसके इक्वल थी, 0। यानी एवरेज थर्मल वेलोसिटी वो 0 के इक्वल थी। देख, ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी देखते हैं कितनी अचीव की है इसने। फाइनल वेलोसिटी कितनी अचीव की है, लेट अस से ये एक इलेक्ट्रॉन है मेरा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ पे आके टकराया, किससे टकराया जी, कर्नल से। कर्नल्स बोल लो या फिर पॉजिटिव आयंस बोल लो। इसके साथ जैसे ही टकराया, जो भी वेलोसिटी इसके साथ एसोसिएटेड थी, टकराते ही कितनी होगी, 0। अब जैसे ये स्टार्ट करेगा यहाँ से, तो किस वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा, U1 से। ठीक है, क्यों भाई, अब स्ट्राइक किया, कोलाइड करते ही 0, बट क्या है, टेम्परेचर तो है, उस टेम्परेचर की वजह से ये एनर्जी फिर गेन करेगा। यानी यहां से जब ये मूव करेगा, अब
तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u1 है। यहां एक दूसरा मेरे पास कर्नल या पॉजिटिव आयन है। अब क्या किया, एनर्जी ली इसने, u1 वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट किया, आया और यहां पे टकराया। अब देखो ये जो आपके पास है यहां से लेके यहां तक, इसने एक वेलोसिटी अचीव की है, वेलोसिटी गेन की है। जो फाइनल वेलोसिटी इसने यहां पे स्ट्राइक करने में लगाएगा, जब फाइनल वेलोसिटी वो कितनी होगी, v1 है। यानी u1 से v1 वो आ रहा है, कितना टाइम में इसने ट्रेवल किया इन दो के बीच में, वो है टाउ। टाउ को बेसिकली हम रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, ये टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। आप देख सकते हो यहां से दो सक्सेसिव कोलिजन होने के बीच का जो कोलिजन, जो टाइम पीरियड है वो क्या है, टो है, रिलैक्सेशन टाइम जिसको हम बोलते हैं। अच्छा एक चीज और देखोगे तो बेसिकली जो ये टो है जिसे हम बोल रहे हैं रिलैक्सेशन टाइम, ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, वेलोसिटी को गेन किया है, यानी एसिलेट हुआ है। यानी ये वो टाइम पीरियड है, ये वो टाइम पीरियड है जिसमें एसिलेट हुआ है, ऐसा लग रहा है एसिलेट हुआ है क्योंकि कुछ वेलोसिटी तो बढ़ रही है ना। बट जब हम ओवरऑल देखो, एक अकेले इलेक्ट्रॉन की जब मैं बात कर रहा हूं, ये बात समझ लेना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कंसेप्ट है वो सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, बल्कि एक सिस्टम में, एक कंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उन सबका कंबाइंड इफेक्ट से देखते हैं हम इसको। क्योंकि मैं अगर एक सिंगल के लिए यहां देखता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एसिलेट हो रहा है, लेकिन जब लार्ज नंबर ऑफ यानी n नंबर ऑफ आपके पास इलेक्ट्रॉन है और उन सबका जब मैं कंबाइंड इफेक्ट देखूंगा तब मुझे पता चलेगा कि नहीं भाई ये एसिलेटेड नहीं हुआ है, बल्कि इट वाज मूविंग विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी एंड दैट वेलोसिटी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां से तो मुझे ये लगा कि ये एसिलेट हुआ है इस टाइम में, ये जो टो है, टॉर्क, सॉरी टो यानी रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, वैसे जनरली हम टो को टॉर्क के लिए यूज करते हैं, जो आपने रोटेशनल मोशन में पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, तो यहां हम टो से रिप्रेजेंट करें रिलैक्सेशन टाइम को, तो ये वो टाइम पीरियड है जिसमें हमें लग रहा है कि हमारा इलेक्ट्रॉन एसिलेट हुआ है। सिमिलरली सपोज मेरे पास एक दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यूं ही यहां होल नहीं, क्या है ये, कर्नल से टकराया, यहां आपके पास है कर्नल से टकराया, और लेटस से इसकी जो यहाँ वेलोसिटी थी, थर्मल वेलोसिटी, वो u2 है, टाउ2 ये टाउ1 था, इसके लिए टाउ2 है, और फाइनल वेलोसिटी v2 है। इसी तरह आपके पास n नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उनकी फाइनल वेलोसिटी निकल के आएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करें, एवरेज वेलोसिटी निकाल लेते हैं, किसकी, इन इलेक्ट्रॉन की। ये v1 v2 v3 ये फाइनल वेलोसिटी है, बात समझ आ रही है ना, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो इनका एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज कैसे बनाइए, दैट इज पहले के लिए लिखूं अगर मैं फर्स्ट के लिए, v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1, पहली चीज। अब देखो एसिलेशन सेम रहेगा सबके लिए, v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2। एसिलेशन देखो सेम क्यों रहा, ये भी समझना होगा। एसिलेशन सेम क्यों है भाई, एसिलेशन सेम इसीलिए है क्योंकि एसिलेशन डिपेंड करता है मास, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। फील्ड सब इलेक्ट्रॉन के लिए सेम है, चार्ज सभी इलेक्ट्रॉन्स पे सेम है, मास भी सारे इलेक्ट्रॉन का सेम है। इसका मतलब है कि एसिलेशन क्या है, कांस्टेंट है। बात समझ आ रही है? ठीक है, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखूं, मैग्नीट्यूड के टर्म में लिख लेता हूं, v1 इक्वल टू u1 प्लस a टाउ1, v2 इक्वल टू u2 प्लस a टाउ2 अप टू vn इक्वल टू un प्लस a टाउ n। इसके इक्वल आपके पास होगा ये। ठीक है, तो अब देखो क्या करते हैं, ये साफ कर लेता हूं थोड़ा सा यहां से। अब क्या हुआ, एवरेज कर लेते हैं इसका, करो भाई एवरेज। एवरेज क्या हो गया, दैट इज v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn डिवाइड बाय n। ये एवरेज है, और ये एवरेज किसके इक्वल होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के इक्वल होता है। किसके इक्वल आपके पास ही होगा, किसके इक्वल होगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू un डिवाइड बाय n, एवरेज प्लस a एसिलेशन कॉमन, टाउ1 प्लस टाउ2 प्लस टाउ3 अप टू टाउ n डिवाइड बाय n। इसके इक्वल आपके पास हो गया जी। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो vd इक्वेशन नंबर 2 लेटर से ये है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी होती है, 0, तो vd इक्वल टू 0 प्लस a
ये रिलैक्सेशन टाइम जो है वो हमारा अलग अलग इलेक्ट्रॉन के लिए हमने देखा। अगर इस पूरे के पूरे सिस्टम के लिए देखेंगे तो रिलैक्सेशन टाइम लेट अस से वो टो है, टो इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस अप टू τn डिवाइड बाय n। ये क्या है? एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बात समझ आ रही है? ठीक है जी। तो ये हो गया ए टो, यानी यहां से क्या हुआ मेरा वी डी इक्वल टू ए टो, इसके इक्वल हमारे पास ये आ गया है। सही है, ठीक है जी। वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो वी डी इक्वल टू ए की वैल्यू पुट कर दो, यानी वी डी इक्वल टू ए टो। वेक्टर फॉर्म ये है, यानी वी डी ए की वैल्यू पुट कर दो, यहां से क्या है माइनस ई डिवाइड बाय एम इंटू टो। तो ये मेरे पास क्या आ गया? दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वी डी इक्वल टू माइनस ई टो अपॉन एम। ठीक है, बात समझ आ रही है? बिल्कुल समझ आ रही है, आने भी चाहिए। अब हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो किसके इक्वल था? V अपॉन L के इक्वल है, इसी के इक्वल है। अच्छा, एक चीज और समझो, यहां से समझने वाली बात देखो क्या है। यहां जो नेगेटिव साइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो अपोजिट डायरेक्शन में है अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने पहले बात की थी। ठीक है, अगर मैं इसको देखो, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखूं, वी डी इक्वल ई टो अपॉन एम, और ई की वैल्यू कितनी है? वी अपॉन एल, तो ई की जगह पुट करो वी अपॉन एल टो डिवाइड बाय एम। ठीक है, तो ये मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई किसकी टर्म में? वी, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म में। बात समझ आई? करो इसको एक बार नोट फटाफट। हाँ, कर लिया बच्चों नोट? देखो, अब लेते हैं हम आज का हमारा लास्ट आर्टिकल। लास्ट आर्टिकल लेते हैं भाई। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल बोलता है रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इट मीन्स दैट यू हैव टू फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। दैट इज रिलेशन बिटवीन, मार्कर चेंज कर लें, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी? Vd। इट इज द वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन है किसकी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज दैट वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लिख लेना डेफिनेशन, मैंने लिखी नहीं है यहां पे। ठीक है, अच्छा, यानी करंट क्या है? I। इट मीन्स दैट वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन I एंड Vd। तो I और Vd के बीच में क्या करना है? रिलेशन निकालना है। निकालो। सबसे पहले वही, लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर। ये हमारे पास एक कंडक्टर है, लेट अस से ये कंडक्टर है जी मेरा, और लेट अस से AB एक कंडक्टर है, लेंथ इसकी L है, एंड AB नहीं XY ले लेते हैं। लेट XY आपके पास जो है वो एक कंडक्टर है और L लेंथ है। A इसलिए नहीं लिया क्योंकि A में रिप्रेजेंट कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेट A बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और मैंने क्या किया, एक बैटरी लगा दी। V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ दिस कंडक्टर, एज रिजल्ट ऑफ विच क्या होगा? करंट फ्लो कर रहा है, यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आया। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। इसकी वजह से क्या करेंगे, जो ये इलेक्ट्रॉन है, लेट अस से यहाँ पे रिप्रेजेंट करता हूँ नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास है, दैट विल बी ड्रिफ्टेड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ वेलोसिटी Vd, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। और अब मुझे रिलेशन निकालना है इस करंट I, लेट अस से I करंट फ्लो कर रहे हैं, I और Vd में निकालना है। बात समझ आई अभी तक? ओके, लेट अस से L इज लेंथ ऑफ कंडक्टर, L लेंथ है, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर लिखते रहना, ये ऑफ द कंडक्टर आपके पास है। तो जो वॉल्यूम होगा कंडक्टर का वो कितना होना चाहिए? वॉल्यूम V, दैट मस्ट बी इक्वल टू A इंटू L। ये बात समझ आई? बिल्कुल समझ आई। अब देखो क्या है, लेट अस से N आपके पास क्या है? पार्टिकल डेंसिटी है। किसकी? पार्टिकल डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। N क्या है? पार्टिकल डेंसिटी, या फिर सीधा बोलो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी।
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फ्री इलेक्ट्रॉन डालो, फ्री इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कंडक्टर, वो क्या है, n है, कंडक्टर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है इसके अंदर। तो टोटल कितने हुए, टोटल भी निकाल लेंगे यहां से, टोटल कितना होगा, n इंटू वॉल्यूम। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर में। अब क्या करें, लेट अस से E आपके पास चार्ज है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, तो टोटल चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, लिख रहा हूं मैं यहां पे, टोटल चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा टोटल चार्ज, लेट अस से वो Q है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, Al इंटू एन, सिंगल पे चार्ज कितना है E, तो टोटल चार्ज आ गया आपके पास EALN। ये टोटल चार्ज है इस कंडक्टर में, किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये बात समझ आई, ठीक है जी। अब देखो क्या हुआ, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, बैटरी की वजह से, उसकी वजह से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब भाग रहे हैं, भाग नहीं रहे, धीमे धीमे चल रहे हैं। ये हमें अपीयर हुआ था, ठीक है। देखो जब हमने बात की थी, ये पिछला आर्टिकल जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात की थी, उसमें पहले हमें ये अपीयर हुआ था कि इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, और किस वेलोसिटी से भाग रहे हैं, किस स्पीड से भाग रहे हैं, 10⁵ मीटर पर सेकेंड से। बट जब हमने देखा ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाली, तो हमने ये पाया कि वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। सिर्फ इतनी कम वेलोसिटी के साथ ड्रिफ्ट हो रहे हैं, मतलब धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं, स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो अब ये जो स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, लेट अस से वो टी टाइम में मूव कर रहे हैं। टी क्या है, टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन्स, टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन टू मूव फ्रॉम वन एंड टू अदर, एक एंड से लेके दूसरे एंड तक ऑन एन एवरेज टोटल जो टाइम लेंगे सारे इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए, वो टी है। किसके इक्वल होता है, टाइम। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस कितनी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी है, वीडी। बात समझ आ रही है, बिल्कुल आ रही है। ये टाइम आ गया। अब देखो करंट क्या होता है, करंट आई करंट होता है Q अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज की वैल्यू हमने निकाल ली यहां से, क्या है, ALNE डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू, टाइम की वैल्यू ये है, दैट इज L डिवाइड बाय VD, VD चला गया ऊपर, L से L कैंसिल, तो कितना हो गया, ANE VD। इट मीन्स दैट I इक्वल टू ANE VD। दिस इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बात समझ आई, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ जाता है बोर्ड्स में। तो लेक्चर हो गया काफ़ी लंबा, ठीक है। मैं सोच रहा था इस पे एक आध न्यूमेरिकल लेते हैं, बट काफ़ी लंबा हो गया लेक्चर ये। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम बात करेंगे मोबिलिटी की और करंट डेंसिटी की, अभी हमने बात की है करंट की, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे किसकी, करंट डेंसिटी की, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और दूसरी चीज़ आएगी मोबिलिटी, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे का कंसेप्ट है मोबिलिटी। तो जब हम करंट डेंसिटी और मोबिलिटी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेंगे इस रिलेशन पे भी और मोबिलिटी पे भी, ठीक है। तो तब तक पढ़ते रहिए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। और वहाँ पे हमारा फेसबुक पे एक पेज बनाया हुआ है बड़ा प्यारा सा, आप वहाँ पे जा करके, और जो करना है आपको पता ही है, लाइक करो पेज को, और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं आप। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर से लाइक करना, दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर। और हाँ, यहाँ पे एक रेड कलर का बटन दिखाई दे रहा है सब्सक्राइब का, उसके ऊपर जरूर टैप कीजिए, लाल को काला बना दीजिए, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सुरक्षित रहें, धन्यवाद।